सिविलिमेट आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। आज पॉलिटी सीरीज की पार्ट 2 क्लास है। इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, और इस क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि प्रीलिम्स में हम कहाँ गलती करते हैं और एमसीक्यूज को सोल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए। मैं दुष्यंत कुमार 3 यूपीपीसी इंटरव्यू दिया हूँ और अबुदय फैकल्टी रहा हूँ। आज ये जो क्लास है फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चे जो आने वाले पीसीएस 2026 प्रीलिम्स परीक्षा में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों से निम्नलिखित में कौन सा संबंध नहीं रखता। मतलब जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो कौन से संबंध नहीं रखते। देखो, 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, ये था, ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल। ठीक है, मानव तस्करी और बलात्श्रम का निषेध, ये भी है। ठीक है, ठीक है, ये दो तो है, तो जो दो है तो हम इस पर 100% श्योर है, तो दो है तो इसका मतलब ये दो इसमें भी है, इसमें। ठीक है, ये दो आंसर होना चाहिए। ठीक है, लोक स्वास्थ्य में सुधार और मादक पदार्थ, ये जो है ना, ये डीपीएसपी है। ठीक है, लोक स्वास्थ्य में सुधार आर्टिकल 47 है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आर्टिकल 47 है। कमजोर वर्ग, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक, जो आर्थिक हित की बात की गई है वो डीपीएसपी में की गई है। ठीक है, आर्टिकल 46। ठीक है, तो इसका मतलब 3 और 4 ये डीपीएसपी है और ये फंडामेंटल राइट है, तो इसलिए ए आंसर है इसका। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी को मिलाकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से मौलिक अधिकार नहीं है, या डीपीएसपी पूछे इनमें से कौन सा डीपीएसपी नहीं है, तो ये आप ये ध्यान रखना। ठीक है, और मूल कर्तव्य से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये मिक्स कर देता है, तीन तीन मतलब मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यही सेम उस तरह का ही क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार हमने देखा था, शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, ये भी है। उपाधियों से सम्मानित किए जाने का अधिकार, देखो, अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार, ये नहीं है। मतलब ये है लेकिन ये नहीं है, उपाधियों से सम्मानित किए जाने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद जो 18 है, सैन्य और शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर उपाधियों की अंत की बात करता है। ठीक है, कि उपाधियां नहीं लेनी है। ठीक है, उपाधियों से सम्मानित किए जाने का जो है अधिकार, इसका राइट आंसर है कि ये नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के प्रावधानों के तहत समानता का अधिकार, हमें पता है समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, तो उनमें से कौन कौन से हैं। देखो, अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, ये नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की, ये भी है। धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, ये भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो 3 हटा देंगे इसमें से। ठीक है, सही उत्तर की पहचान करनी है। आप ना जब भी प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे तो उसमें ये देख लेना, सही नहीं है, सही है पूछ रहा है, तो 3 हटा देंगे। ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 1 2। ठीक है, क्योंकि चौथा भी सही है, तो इसका मतलब जो है 1 2 4 इसका आंसर आ जाए, 1 2 4। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से 18 समानता के साथ भेदभाव का निषेध, ये सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो अल्पसंख्यक का अधिकार है वो 29 से 14 30 के बीच होता है। ठीक है, अब भारतीय संविधान निर्माण के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। कि संविधान सभा ने हाथी को अपना प्रतीक के रूप में अपनाया था, बिल्कुल सही बात है कि हाथी के रूप अपनाया था। ठीक है, अगर नहीं पता तो याद रखना। डीएन राव को इसके संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ये भी बात सही है, ये भी पढ़ा है, ये भी ठीक है। कि एस एन मुखर्जी संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे, ये थोड़ा सा डाउट वाला है। ठीक है, नंदलाल बोस संविधान के सुलेखक थे, ये मतलब अब इनमें से एक है। ठीक है, तो इसका सही पूछ रहा है कि जो नंदलाल बोस है ना, सुलेखक, इन दो में, ये तो हमें 100% पता है, तो इसका मतलब 1 2 आएगा आंसर में, तो ये खत्म हो जाएगा, तो इनमें से ये आंसर है। ठीक है, अब बात आएगा, जो नंदलाल बोस जो थे संविधान के सुलेखक नहीं थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। ठीक है, जो सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, तो ये 4th वाला कट हो जाएगा, इसका मतलब 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, एस एन मुखर्जी जो थे वो संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे। ठीक है, ये याद रखना, एस एन मुखर्जी प्रारूपकार थे, और जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे वो इस सुलेखक थे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फैक्चुअल क्वेश्चन है, अब है कि निम्नलिखित में किसे भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का हिस्सा माना गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का हिस्सा माना गया है, ये बात करना है। ठीक है, आर्टिकल 23-24 वाला। ठीक है, तो आर्टिकल्स को आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, मानव तस्करी और बलात्श्रम, ठीक है, ये है, बिल्कुल मानव तस्करी बलात्श्रम आर्टिकल 23 का हिस्सा है। ठीक है, अस्पृश्यता अभी हमने देखा था आर्टिकल 17 है, तो ये तो नहीं होने वाला, ये तो हमें पता है 100%, तो दूसरा तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये 2 ऑप्शन बचा है, 2 में से एक कॉमन है, इसका मतलब एक तो हमारा जो सही है।
अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, देखो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा वो हमने बात करी थी 29 और 30 में है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकते, ठीक है, तो इसका मतलब 3 भी खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी आंसर। 1 और 4, कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। तो याद रखना आर्टिकल 23 जो है, वो 23 जो है मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध कहता है। आर्टिकल 24 जो है वो बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध की बात करता है। इन दोनों को बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है ना। तो भारत के संविधान निहित निम्नलिखित में कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के हैं? देखो हमने पिछली कक्षा में हमने ये बात भी की थी कि कौन कौन से अधिकार जो है सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। इसका आंसर आप देना, वीडियो को पॉज करना और आंसर देना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये कुछ सिविल में आईएसपीसीएस जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो कि भाग 3 में है, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है, ये आपको रटे होने चाहिए। तो पहले समानता का अधिकार है, ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है, ठीक है, जो स्वतंत्रता का अधिकार 1922 तक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अभी हमने पढ़ा था 23 से 24 तक है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है, और सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार जो है 29-30 तक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 तक है, ठीक है ना, संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 तक, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये याद रखना 6, ठीक है। तो समानता का अधिकार में सबसे पहले आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण की बात करता है, जबकि आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर, ये 5 याद रख, ये ध्यान रखना, धर्म के, जाति के, लिंग के, जन्म स्थान के आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 16 में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात करता है। आर्टिकल 16 समान रोजगार की बात करता है। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, और आर्टिकल 14 जो है समानता और कानून के संबंध समान संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अधिकार, और आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों के अंत की बात करता है, ठीक है। तो ये समानता के अधिकार की हमने पढ़ा। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना। आर्टिकल 19(1) के तहत 6 स्वतंत्रताएं हैं जो कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ी भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना 6, पहले 7 थी, ठीक है, अब 6 हो चुकी है। ये जी है, एफ तो ठीक है ना। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो 19(1) है वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरा शांतिपूर्ण सभा सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। फिर संघ सहकारी समितियां बनाने की तीसरे में है। और डी आवागमन की आ जा सकते हैं पूरे देश में। निवास और बसने की स्वतंत्रता है ई, ठीक है। और फिर एफ जो था वो संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 के तहत वो जो 300 क्या में चला गया है, ठीक है। ये है फिर व्यवसाय व्यापार की स्वतंत्रता, ठीक है, जी में, ठीक है। तो ये 6 अधिकार है, इनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब है आर्टिकल 19 पढ़ ले, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण की बात करता है कि हमने कोई अपराध करे हैं तो उसके संबंध में हमें कैसा संरक्षण, कौन कौन से हमें अधिकार मिले हैं, ठीक। आर्टिकल 20, ठीक है, जैसे हमें 420 के है ना, तो 420 है तो इसमें 20 याद रखना, 420, ठीक है, 420 ही काम कर रहा है तो 420 में 20 याद रखना, अपराधों के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है, जीवन के सुरक्षा, ठीक है, जीवन का संरक्षण की बात करता है, जीवन की स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21(a) 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 21(1) में बात करता है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी हो जाती है, निरोध के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी निरोध के संबंध में सुरक्षा, आर्टिकल 22। तो ये 20 में और 22 में कंफ्यूजन हो जाना, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है और यहाँ से जो है गलती होती है क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में आता है, ठीक है। आर्टिकल 20 जो है वो 420 मतलब अपराध से संबंधित है, ठीक, अपराध के संबंध में। आर्टिकल 22 जो है गिरफ्तारी निरोध के संबंध में संरक्षण की बात करता है, ठीक है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब हमारा शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध क्या अधिकार हमारे पास है, आर्टिकल 23 में और आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 3 मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम का निषेध, कि मानव तस्करी नहीं होगी, बेगार बिना पैसे के बिना पैसे के बिना, ठीक है, बिना वेतन के हमसे काम लिया जा रहा है, ठीक है, बेगार, जबरन श्रम कराया जा रहा है तो ये निषेध हो जाएगा, ठीक है, ये निषेध है। आर्टिकल 23 कहता है, आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों आदि में काम करने से रोक की बात करता है, आर्टिकल 24 की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 25 ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, की धार्मिक स्वतंत्रता
कैसे मिली हुई है? देखो आर्टिकल 25 में कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता है। आप किसी भी तरह के धर्म को मान सकते हैं, उस आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 25 की मैं बात की जाए, आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की बात स्वतंत्रता दी गई है, कि हम मैनेजमेंट उसका अपने हिसाब से कर सकते हैं। आर्टिकल 20 आर्टिकल 27 कहता है किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए, कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो हम कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते किसी भी विषय धर्म को बढ़ावा देने के लिए। आर्टिकल 28 कहता है कि शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा उपासना से संबंधित प्रावधान, कि धार्मिक शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, इसके बारे में आर्टिकल 28 कहता है। ठीक है? आर्टिकल 29 और 30 ये होते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आर्टिकल 29 ये कहता है कि भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ठीक है? भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ठीक है? आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उसे जो है प्रबंधन, ठीक है, प्रशासित करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने के लिए, ये शैक्षिक संस्थान है 30 और 28 था कि शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ठीक है? मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सीधे हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। संविधान का हृदय और आत्मा कहा था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे? आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार। न्यायालय में 5 प्रकार की रिट है, ये ध्यान रखना, 5 प्रकार की रिट है। ठीक है? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, बंदी बना लेना। ठीक है? परमादेश, ठीक है, मेंडेमस परमादेश, हम आदेश देते हैं कि, ठीक है, प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध, अधिलेख, ठीक है, एक होता है अधिकार परीक्षा। ठीक है ना? ये ध्यान रखना आप। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है मौलिक अधिकारों के संबंध में, कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय मतलब होता है कि अगर न्यायालय का मौलिक अधिकार कहीं पर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो हम इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। इनका उल्लंघन होने पर न्यायालयों में याचिका दायर की जा सकती है। नागरिकों को ही मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ अपवादों को छोड़कर नागरिकों को ही मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है? आपातकाल 352 में, ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, और इसको जो है डीपली जो है बाद में आपातकाल जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसे। ठीक है? 21 से शिक्षा का अधिकार है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो जोड़ा गया था। तो 21 से शिक्षा का अधिकार 2002 में जुड़ा है। ठीक है? राइट टू एजुकेशन, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। इसके कार्यान्वयन के लिए राइट टू एजुकेशन लेकर आए 2009 में एक्ट। देखिए ये याद रखना, तो 2002 में एक्ट बना था 86वां संविधान संशोधन, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात करता है, और एक्ट बना था 2009 में। ठीक है? संपत्ति का अधिकार, जो कि हमने बात करी थी 19F में, संपत्ति का अधिकार जो है 19F था, जो कि यहाँ से हटा दिया गया है। पहले ये मौलिक अधिकार था। ठीक है ना? अब ये है कि 44 में संविधान संशोधन मतलब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 1978 में पारित हुआ, उसके द्वारा ये हटा दिया गया। अब ये अनुच्छेद 300A में चला गया है। ये केवल एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार बन चुका है, मौलिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार कह सकते हैं, संवैधानिक अधिकार कह सकते हैं। ठीक है? तो ये मौलिक अधिकार का, इनको एक बार पढ़ लेना सही से। ठीक है? अब ठीक, अब है निम्नलिखित पर विचार हमें करना है। ठीक है? ये कह रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा द्वारा उपरोक्त में से कौन से कार्य संपन्न किए गए। ठीक है? ये कह रहा है संविधान सभा द्वारा संविधान स्वतंत्रता के बाद कौन से किए गए हैं। ठीक है? ये ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद कौन से किए। देखो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज का अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को, 1947 को अपनाया गया था। ठीक है? अब ये कह रहा है स्वतंत्रता के बाद, इसका मतलब पहला क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है? पहला नहीं है, तो इसका इससे आंसर आ जाएगा। तो ये इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि हमने पहला देखा, हमें 100% श्योर है। अगर आपको लगता है कि आप 100% श्योर नहीं है कि 22 जुलाई 1947 ही इसका डेट है, तो आप इसको फिर आगे चले। ठीक है? राष्ट्रगान को अपनाया। ठीक है? राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? वो 24 जनवरी को अपनाया गया था, ये ध्यान रखना, 24 जनवरी को अपनाया गया था 1950 में। ठीक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन जो हुआ था, वो भी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है? राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता अनुसमर्थन जो किया गया था, वो अनुसमर्थन जो किया गया था, वो मई 1949 में किया गया था। ठीक है? 1949 में किया गया। तो ये डेट याद रखना, इनका क्रम याद रखना, क्योंकि ये आ सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में दिखेगा। ठीक है? तो ये कुछ आंकड़े हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में।
स्वतंत्रता से पहले बनाया गया था, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। राष्ट्रमंडल की सदस्यता, ये क्रम याद रखना आप, ठीक है। मई 1949 क्रम पूछ सकता है कि इनको क्रम हमको सेट करना है। मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की गई थी। संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1949 में हुआ था। हस्ताक्षर और जो अंगीकृत 26 नवंबर 1949, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। राष्ट्रगान, ठीक है, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को जो है सम्मान दिया गया, इसे अपनाया गया था। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी। तो एक बार देख लेते हैं कि राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रमंडल की सदस्यता मई 1949 में, संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 में, संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था 24 जनवरी 1950 में, राष्ट्रगान अपनाया गया 24 जनवरी 1950 में, और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम जो है ये भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है, ठीक है। अब आते हैं 33वें क्वेश्चन नंबर पर कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की बात करता है, ठीक है। तहत कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण के लाभ पाने के हकदार है, ठीक है। अब देखो हमने इसका कैसे आंसर दे सकते हैं, कौन इसका हकदार है कौन नहीं है। तो हमने एक चीज देखी थी कि केवल जो भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वो है 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। अब ये 14 है, इसका मतलब ये विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, ठीक है ना, ये देखना है। अब भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, ये ठीक है, ठीक है। विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, इसमें एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आगे निकलते हैं, अगर आपको 100% अगर है कि भाई ये सही है तो आप ठीक है इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ। जैसे पहला तो मुझे लगता है 100% सही है, तो हम क्या करेंगे, पहला है तो ये कट जाएगा। भारत में के क्षेत्र में रहने वाले विदेशी, क्योंकि 15-16 यही इनको ही नहीं मिलता, लेकिन जो 14 है आर्टिकल 14 है वो विदेशी को भी मिलता है, तो इसका मतलब तीसरा सही है। और जो तीसरा सही है तो तीसरा यहाँ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में जन्मे सभी नागरिक, ठीक है, भारत में जन्मे सभी नागरिकों को ये प्राप्त होता है कि नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर निकल रहा है वो आर्टिकल मतलब सी आंसर निकल रहा है। 1 और 3 इसका सही आंसर है कि भारत के क्षेत्र में रहने वाले सभी विदेशी नागरिक हैं, ठीक है। ये कि अनुच्छेद 14 का लाभ भारत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय किस आधार पर, देखो भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक की बात की गई है 2 आधार पर बात की गई है, धर्म और भाषा के आधार पर, ठीक है। और अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित भी नहीं किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में, आर्टिकल 29-30 किसके लिए है बताओ, हमने पढ़ा भी है, पॉज करो एक बार रिकॉल करो कि मैं क्या पढ़ा है, ठीक है। अंतर्गत अल्पसंख्यक को मान्यता दी गई है, इसके आधार पर धर्म और भाषा के जो है जो आधार है ना, अल्पसंख्यक को माना है किसके आधार पर, धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक माना है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, जो 35वां क्वेश्चन है कि कौन से मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त है। ये कौन से गैर नागरिक मौलिक अधिकार है जो गैर नागरिक, तो सिंपल है, कौन से को भाई 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़ दे तो ये नागरिकों को प्राप्त है, इससे इतर जो भी होंगे वो सब विदेशी और देशी सबको प्राप्त है। अव्यक्ति की स्वतंत्रता, अव्यक्ति की स्वतंत्रता तो आर्टिकल 19 है, और ये कह रहा है गैर नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ये तो नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, 2-3 है तो 2 तो जरूर होगा क्योंकि 2 यहाँ पर कॉमन है। अंतकरण की स्वतंत्रता, अंतकरण क्या है, अंतकरण है कि 25 में कि धर्म को हम किसी तरह से मान सकते हैं, अपने हिसाब से मान सकते हैं। रोजगार के मामले में भेदभाव ना करना, ये तो आर्टिकल 16 की बात करता है ना, तो ये भी नहीं है। तो जब ये भी नहीं है तो 4 तो पहले ही खत्म हो गया, तो 3 है, तो इसका मतलब 2 और 3 इसका आंसर है कि 2 और 3 जो है अंतकरण की स्वतंत्रता जो है, और ये ठीक है ना, ये इसका आंसर है। आत्म दोष सिद्धि से सुरक्षा और अंतकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। आत्म दोष सिद्धि से सुरक्षा आर्टिकल 20, ठीक है। वही 420 में अपराध कर देते हैं तो उस संबंध में किस तरह से है, और अंतकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा यह निर्धारित करता है कि किसी भी नागरिक को राज्य निधि से बनाए गए कुआं
तालाबों, स्नान घाटों के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये किस में बताया जाता है? आर्टिकल 14 तो सब समान की बात करता है। ठीक है, ठीक है, समान की बात करता है। आर्टिकल 15 किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, ये आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 15 में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, 15.2 सार्वजनिक कुओं, तालाबों, स्नान घाटों और सड़कों के उपयोग से वंचित न करने का प्रावधान करता है। ठीक है, लोक नियोजन में आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन है। ये ध्यान रखना, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है ना, अब आगे अब है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम में निम्न में कौन से में से किस लिए प्रावधान किए गए, किसके लिए प्रावधान किए गए थे? तो इसमें सही की बात करता है। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था 1919 एक्ट के तहत, सही है। वायसराय की कार्यकारी परिषद के आधे सदस्य भारतीय होने थे, ये भी सही है। एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति हुई थी, ये भी सही है। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग करना, ये भी सही है। तो इसकी जो है ए इसका आंसर है। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, इसको डीपली जो है इन टॉपिक्स को, जो अधिनियम है, जो हमारे संविधान से पूर्व के जो अधिनियम है, उनको एक बार पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, अब है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध, अधिकार जो है नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, तो ये तो नहीं है ना। अधिकार क्या है? अधिकार जो है लोगों को मिलते हैं, अधिकार लोगों को मिलते हैं, ऐसा नहीं है राज्य के दावे हैं। ये अधिकार जो है इन लोगों के दावे हैं, ये लोगों के दावे हैं, ना कि राज्य के दावे हैं नागरिकों के। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अधिकार राज्य के संविधान में निहित एक विशेषाधिकार है, ये विशेषाधिकार है, ये भी एक बार। ठीक है, और देखते हैं, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध जो है नागरिकों के दावे हैं, ये तो भाई सही लग रहा है हमें। ठीक है, अधिकार अनेक नागरिकों के विरुद्ध कुछ नागरिक, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमें जो कंफ्यूजन लग रही है, अधिकार राज्य के संविधान में निहित विशेषाधिकार है, और एक ये वाला कि अधिकार जो है राज्य के नागरिकों के दावे हैं। इन दो में से एक करेक्ट है, लेकिन सही जो आंसर है इसका सी आंसर है कि अधिकार जो होते हैं वो राज्य के विरुद्ध होते हैं नागरिकों के दावे। जैसे राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, अब ये एजुकेशन मिलेगा मिलेगा ये किनके, सरकार के विरुद्ध है कि भाई सरकार को आपको करना ही पड़ेगा, राइट टू एजुकेशन देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ये है। अब निम्न में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं? ये स्टेटमेंट किसी वाद में आया होगा सुप्रीम कोर्ट के। तो मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं, यह है गोलकनाथ केस में जो 1967 में आया था। ठीक है, गोलकनाथ केस में बताया गया था इस बात को। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब है कि 40वां है कि निम्न में किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की थी? द्वैध शासन प्रणाली स्थापित जो थी वो 1784 में की थी। ठीक है, बी आंसर इसका है। तो द्वैध शासन प्रणाली 1784 में पीस इंडिया एक्ट के तहत आई थी। ठीक है, बाद में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश भारत में केंद्र स्तर पर जो द्वैध शासन आया था वो 1935 के एक्ट के तहत आया था, और प्रांतों में 1919 के एक्ट के तहत आया था। तो ये ध्यान रखना कि केंद्र स्तर पर जो आया था द्वैध शासन वो 1935 में, और राज्य के स्तर पर द्वैध शासन जो आया था वो आया था 1919 में। ठीक है, और 1784 में जो कि निम्नलिखित अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की थी, 1784 का पीस इंडिया एक्ट में हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये है कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं इनमें से कौन सी है, ये बतानी है। कि मंत्री द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यविधि की गोपनीयता के दिन, देखो संसदीय शासन प्रणाली है तो उसके बारे में कौन सी विशेषता है ये बताना है। कि मंत्री द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यविधि गोपनीयता का सिद्धांत, ये बिल्कुल सही है कि जो मंत्रियों में जो मीटिंग होती है उसको गोपनीय रखा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें पहला सही है, तो इसका मतलब बी इसका ऑप्शन नहीं होगा। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख होता है, कोई ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति जो है ना वो वास्तविक प्रमुख नहीं होता। ठीक है, राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख नहीं होता है, तो ये तो गलत लग रहा है। तो दूसरा तो गलत होगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाए, तो इसका सी अभी तक तो आंसर निकला, लेकिन इसको हम देखेंगे कि वाकई में यहाँ से ठीक नहीं। शक्ति का कठोर प्रत्याकरण कर, देखो शक्ति का जो कठोर प्रत्याकरण है ना वो यूएसए में, फेडरल सिस्टम में, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में है। ठीक है, ये तो नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति की लोकसभा भंग करने की शक्ति तो यूएसए में है, तो इसका मतलब तीसरा खत्म। तीसरा तो मतलब हमारा आंसर सी ही निकल रहा है ऐसे तो। ठीक है, राष्ट्रपति की लोकसभा भंग करने की शक्ति, कि लोकसभा भंग हो सकता है। ठीक है, तो ये चौथा भी सही है, तो 1 और 4 सही है, तो इसका सी आंसर है सी। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। संसद प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका का संलयन होता है, कठोर प्रत्याकरण नहीं होता, वो आपस में जो है ना समन्वय बनाते हैं। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता। ठीक है,
वो कार्यपालिका प्रमुख होता है, ठीक है। संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या होगी, ये एक बार देख लेते हैं। एक इसमें जो है ना, संसदीय प्रणाली जो होती है उसमें नामात्र और एक वास्तविक कार्यपालिका होता है। नामात्र का प्रेसिडेंट होता है, वास्तविक जो होता है वो पीएम होता है। तो इसमें ध्यान रखना कि नामात्र और वास्तविक कार्यपालिका, ये जो है यूएस यूके में होता है ऐसा। कार्यपालिका और विधायिका समन्वय करती है आपस में, जैसे कार्यपालिका जो मंत्री होंगे, ठीक है, मंत्री होंगे, और विधायिका जो है ना आपस में समन्वय करती है, ठीक है। ये है, दोहरी सदस्यता होती है। जैसे मंत्री होगा तो वो मंत्री संसद का सदस्य भी होता है, वो मंत्री भी है और संसद का सदस्य भी है। तो दोहरी सदस्यता इसमें होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व कैसा है कि मंत्री पर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये स्टेटमेंट ये काफी बार पूछा गया है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा, लोकसभा, या दोनों के प्रति, या इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि लोकसभा जो के प्रति ये उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, या नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। द्विसदनीय व्यवस्था होती है, दो सदन जैसे होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। राजनीतिक समरूपता होती है। राजनीतिक समरूपता है क्या होता है कि आमतौर पर निचले सदन में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन की ही सरकार बनती है। राजनीतिक समरूपता होती है इसमें, ठीक है। निश्चित कार्यकाल का इसमें अभाव होता है कि कभी भी इसमें बहुमत खो जाएगा तो सरकार भंग हो जाएगी, टूट जाएगी। तो यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अगर बहुमत नहीं है तो विश्वास भंग हो जाएगी। तो यहाँ कार्यकाल का निश्चित कार्यकाल नहीं होता। राजनीतिक समरूपता यहाँ होती है, द्विसदनीय होती है, प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, दोहरी सदस्यता होती है, कार्यपालिका और विधायिका का समन्वय होता है, नामात्र और वास्तविक कार्यपालिका होती है। पीसीएस मेंस के हिसाब से इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह की ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसदीय कार्य प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन करे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि भारत में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है निम्नलिखित आधारों पर प्रतिबंधित है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है आर्टिकल 19 के तहत हमें कुछ अधिकार मिले हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 के तहत हमें कुछ अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों में कुछ प्रतिबंध भी प्रतिबंधित किए गए हैं किसी वजह से। वो कारण क्या है, कौन से आधार है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, ये सही है कि नहीं, न्यायालय की मानना ये सही है नहीं। तीसरा ऑप्शन विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। ठीक है, इसमें ये देखोगे ये तीन जो है ना, ये इसके आधार है कि भारत की संप्रभुता, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जो है, उसके आधार पर जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मान लिया कोई जो है अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा है, और विचार अभिव्यक्त करने से जो है वो दो देशों के बीच मतलब मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वो कमजोर हो रहा है। तो इस आधार पर हम जो है उसके बोलने की स्वतंत्रता का पर प्रतिबंध लगाई जा सकती है, सरकार लगा सकती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन का भी सुरक्षा नहीं है। तो आंसर आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से 6 स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। 6 तरह की स्वतंत्रता है ये, ठीक है। उन पर प्रतिबंध कैसे हैं, देखो, संप्रभुता के आधार पर, अखंडता के आधार पर, और राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता के आधार पर। लोक व्यवस्था अगर बिगड़ रही है, हो सकता है कोई भाषण दे रहा है और भाषण ऐसे दे रहा है कि वो सांप्रदायिकता उससे फैले, तो इस आधार पर भी बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नैतिकता, ठीक है, वो नैतिकता के ही विरुद्ध है, ठीक है। कोई इस तरह से भाषण दे रहा है किसी मतलब किसी समुदाय के की भावनाओं को हनन हो रहा है, तो ये भी। न्यायालय की अवमानना हो रही है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो न्यायालय को बुराइयां कर रहा है न्यायालय को, तो ये भी किया जाता है। ये भी इस तरह के विचारों को, इस तरह के बोलने के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाई जा सकती है। मानहानि, अपराधों के लिए उकसाना, तो इस तरह के जो ये आधार है, या इन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। एक है शांतिपूर्ण सभा। आप शांतिपूर्ण सभा कब नहीं कर सकते, ये देखो, संप्रभुता व अखंडता का उल्लंघन हो रहा हो, लोक व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा हो, तो तब आप जो है शांतिपूर्ण सभा नहीं कर सकते। एक है संघ और सहकारी समिति, फिर संघ बनाना, सहकारी समिति बनाना, संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था और नैतिकता, ठीक है, ये। आवागमन, आवागमन पर प्रतिबंध कब लगाया जा सकता है, जब सामान्य जनता के ही वो हित में हो, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करनी हो, सामान्य जनता के हित करना हो, अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करना हो, तो इन आधारों पर आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। निवास और बसने पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जब सामान्य जनता के हित में हो, अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करनी हो, ठीक है, ये दोनों सेम है। व्यापार और व्यवसाय, सामान्य जनता के हित में व्यावसायिक तकनीकी योग्यता और राज्य का व्यापार, तो इन आधारों पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। आगे चलते हैं, ठीक है।
अब है 43 क्वेश्चन नंबर है कि मेनका गांधी बना भारत संघ मामला 1978 में आया था। ये बात भी याद रखना कि मेनका गांधी कब आया था, 1978 में। इसके निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये जरूर देख लेना, सही नहीं है। ठीक है, यह माना गया कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 एक दूसरे के पूर्णतः जो है पृथक नहीं है। बिल्कुल ये माना गया था कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 एक दूसरे से पूर्णतः पृथक नहीं है। यह माना गया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाले कोई कानून अनुच्छेद 19 की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते। ये नहीं माना गया था। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर बी होना होगा। निष्पक्ष सुनवाई मुकदमे में अभियुक्त के विरुद्ध पूर्वाग्रह को समाप्त करती है, इसे सही है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार को मृत्यु के अधिकार में शामिल नहीं है, ये भी सही है। ये भी कहा गया था कि जीवन का अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका बी आंसर है। ठीक है ना। अब आता है 44 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 44 क्वेश्चन नंबर, जो 44 क्वेश्चन नंबर है, 44 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं किए गए हैं। तो नहीं आ रहा है कि कौन से मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्रदान नहीं गए हैं। देखो, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन और दंड से सुरक्षा, तो कोई ऐसा नहीं होता कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा हो रही है, ऐसा नहीं होता। अगर एक ही अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा होगी, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें मतलब यहाँ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो नहीं। कृत्य के समय लागू कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड न दिए जाने का अधिकार, ये भी होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका नहीं पूछना है। स्वयं के विरुद्ध साक्षी के रूप में कार्य करना, देखो हम ना स्वयं के विरुद्ध साक्षी के रूप में बाध्य नहीं कर सकते कि आप जो है अपने विरुद्ध जो है आप बोलो, ठीक है ना, ऐसे नहीं कर सकते। दूसरा है कि किसी दूसरा चौथा है किसी भी अपराध के दोषी न ठहराए जाने का अधिकार सिवाय उस अपराध के जिसके लिए आरोपित कार्य के समय लागू कानून का उल्लंघन किया गया हो। ठीक है, ये सही है। तो इसमें जो है ना, सी इसका आंसर है। स्वयं के विरुद्ध जो है साक्षी जो है उसका रूप में काम करना, ये जबकि ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यह नहीं होना चाहिए था। तो सी इसका आंसर है कि स्वयं के विरुद्ध साक्षी के रूप में। क्या अनुच्छेद 20(3) स्वयं के विरुद्ध साक्षी देने के लिए बाध्य किए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है, ना कि ऐसा करने का अधिकार देता है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है कि ऐसा, हाँ, कि स्वयं के विरुद्ध साक्षी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की दूसरी अनुसूची की बात हो रही है, उसके परिलब्ध भत्ते विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान की बात हो रही है। ठीक है, तो दूसरी जो अनुसूची में क्या है, परिलब्ध भत्ते और विशेषाधिकार है। ठीक है ना। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, ये आप बताना। तीसरी अनुसूची में क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि तीसरी अनुसूची में क्या है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भारत के राष्ट्रपति जो प्रतिनिधि भत्ते विशेषाधिकार है वो किसके लिए प्रावधान किया, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में किया गया है। मंत्री, ये भाई मंत्री तो नहीं है। ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष ये सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये भी सही है। तो देखो दूसरा तो इसमें गलत है, दूसरा नहीं हो सकता। तो ये बी आंसर है इसका। ठीक है, बी इसका आंसर है। देखो ये देखो, जो अनुसूचित 3 है ना, वो अनुसूचित 3 तो ये है। अनुसूचित 2 जो है संवैधानिक पदों की सैलरी अलाउंस की बात करता है। ठीक है ना, वो करता है परिलब्ध भत्ते और विशेषाधिकार की बात करता है आर्टिकल 2। ठीक है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कंफ्यूजन होती है। जैसे शपथ प्रतिज्ञान यहाँ है आर्टिकल 3 में, और आर्टिकल 2 में सैलरी की बात करता है, वेतन भत्ते की बात करता है। हम याद कैसे कर रखेंगे? ठीक है, एक बार ये देखना याद कैसे रखना है। देखो ओ पी, ठीक है, जब हम एबीसीडी पढ़ते हैं तो ओ पहले आता है, बी बाद में आता है ओ पी। इसको क्या करता है, इसको उलट कर देना, ओ को यहाँ लिया ना, या पी ओ कर देना, या ऐसा कह सकते हैं। पीओ का एग्जाम होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, मतलब पहले पेंशन आएगा, बाद में जो ओथ ओथ माने शपथ की बात करेगा, ओथ माने शपथ की बात है, पी से पहले पेंशन की बात कर रहा है। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, पीओ के आधार पर हम जो है अनुसूचित 2 और 3 में विभेद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना कि इसमें जो अनुसूचित 2 है ना, उसमें राष्ट्रपति संसद मतलब होता है कि उसके अध्यक्ष, उसके उपाध्यक्ष आएंगे। ठीक है, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आएंगे। ठीक है, सभापति और सभापति। न्यायपालिका के जो न्यायाधीश है वे आएंगे, और कैग आएगा। इसमें सिर्फ ये आते हैं, इसमें मंत्री नहीं आते, इसमें सदस्य नहीं आते, ये नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो इसमें यही अधिकारी आते हैं आर्टिकल 2 में। ठीक है, दूसरे अनुच्छेद में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद या विधायक के वेतन सीधे निर्धारित नहीं किए जाते, ये नहीं आते हैं। ठीक है ना, शपथ की बात करेंगे तो कुछ शपथ ना, शपथ मंत्री की शपथ, सांसदों की शपथ, न्यायाधीश, कैग और विधायक जो होते हैं इनकी शपथ का उल्लेख होता है इसमें। ठीक है, जबकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की शपथ का
उल्लेख यहाँ नहीं होता, वो आर्टिकल 60 और वाइस प्रेसिडेंट का 159 का तहत होता। आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अनुसूचित जो 3 है ना, उसमें मंत्री आते हैं, सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, न्यायाधीश आते हैं, कैग आते हैं, ठीक है, ये आते हैं। पर ये याद है कौन नहीं आता, राष्ट्रपति और राज्यपाल अनुसूचित 3 में नहीं आता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये है भारत और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन है पर विचार करना है, इसमें सही पूछ रहा है, ठीक है, सही, ठीक है। भारत के विपरीत ब्रिटेन में मंत्रियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष के आधिकारिक अधिनियमों पर प्रति हस्ताक्षर करने की बाध्यता होती है, ये बिल्कुल सही है। वहां पर क्या होता है ना कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आधिकारिक अधिनियम पर प्रति हस्ताक्षर करने की बाध्यता होती है, वहां पर मंत्रियों को भी हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब दोनों शासन प्रणाली संसद की संप्रभुता किस सिद्धांत पर आधारित है? देखो, हमारे यूके में संसद की संप्रभुता है, लेकिन हमारे यहाँ संविधान की संप्रभुता है, संविधान सर्वोच्च है। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। जब 2 गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आंसर 1 और 3 खुद से ही आ रहा है, ठीक है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री परंपरा के अनुसार निचले सदन का सदस्य होता है, मतलब जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो है परंपरा निचले सदस्य का सदस्य होता है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हुई है, तो बिल्कुल सही है। वहां पर जो है जो प्रधानमंत्री निचले सदन का होता है, हमारे यहाँ तो किसी भी सदन का हो सकता है, तो ये इसका सी आंसर है इसका, ठीक है ना। अब भारत में निवारक निरोध के संबंध निम्न में कौन सा कथन सही है? निवारक निरोध की बात करता है, ठीक है ना। बंदी के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 5 में उल्लेखित अधिकार का कोई अन्य अधिकार नहीं है, ये है इसका। क्योंकि बंदी को निरोध आदेश को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार है कि निरोध जो है निरोध इस आधार है कि निरोध आदेश पारित होने के समय पर वह पहले ही जेल में था, ये सही है, ठीक है। बंदी इस आधार पर जमानत का दावा कर सकता है कि वह मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे के अधिक समय तक जेल में रहा है। तो इसका ये तीसरा जो ऑप्शन है ना वो गलत है, ठीक है। तीसरा इसका ऑप्शन गलत है, दोनों इसका ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ये सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 इसका आंसर है। 48 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मौलिक अधिकार के अपवाद है, ठीक है। 31A और 31C ये इसके अपवाद है, ठीक है। आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 में लेकिन मौलिक अधिकार के अपवाद कर दो, 31A 31C, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। भारत के संविधान के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की गई है, कहाँ 25 में निम्नलिखित के अधीन है, मतलब किसके अधीन है, मतलब ये कह रहा है किस आधार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं कि इसके अधीन है, अगर इनमें कहीं भी कुछ भी होता है, गड़बड़ आती है, तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसका मतलब ये है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, ये बिल्कुल सही है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून, ठीक है। सार्वजनिक प्रकृति के हिंदू धार्मिक संस्थानों को सभी हिंदुओं के लिए खोलना, ये भी ठीक है। मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाना, देखो ये मानहानि किसी अपराध के लिए उकसाना ये बोलने की स्वतंत्रता के मामले में है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो 4 तो खत्म हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाए बी, ठीक है ना। अंतःकरण की स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार के अधीन होती है, ठीक है ना। निम्न में कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से संबंधित है? 25 वही अंतःकरण की बात कर रहा है, ये राज्यों को धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों को विनियमित करने की अनुमति देता है, कि भाई आर्टिकल 25 जो है राज्य जो है वो धार्मिक प्रथा से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों को विनियमित करने की अनुमति देता है। दूसरा, ये संसद को सामाजिक कल्याण के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है, ये सामाजिक कल्याण के लिए कानून बना सकता है। ये सभी धार्मिक संप्रदायों को धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थान स्थापित, देखो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं, जो 3 चाबी होगा वहाँ हटा देंगे, ठीक है, 3 चाबी होगा वहाँ हटा देंगे, ठीक है। तो इसको तीनों तो कट रहे हैं, तो इसका ए आंसर हो जाएगा कि जो आर्टिकल 25 है वो राज्य को धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों को विनियमित करने की अनुमति देता है, ये संसद को सामाजिक कल्याण के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है, ये दोनों सही है। तो कोई एक चीज बताओ, स्टेटमेंट पूरे पढ़ना, 3 स्टेटमेंट है तो तीनों पढ़ना है, 4 स्टेटमेंट है चारों पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट है ये आपका सही है। तो यहाँ आपने देखा कि एलिमिनेशन मेथड तो एक सही है, तो जो एक जो सब में ही है, या इस तरह का कुछ भी कि एक गलत है, मान लिया एक गलत है तो आपने देखा एक तो 3 मारा, 3 ऑप्शन काट दिए, चौथा ऑप्शन सही है। तो इसका ये ऐसा ना करा करो, पूरा पढ़ो। पूरे से क्या होता है कि आप पहले स्टेटमेंट में जब आपने पहला ये डिसाइड कर लिया कि ये गलत है, आपने देखा कि ये 3 ऑप्शन में तो आ रहा है एक, तो इसका ये भी गलत, ये भी गलत, तो 4 ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। लेकिन आप तीनों पढ़ लोगे ना तो क्रॉस चेक हो जाता है, फिर गलती होने की संभावना न्यूनतम हो जाती है,
वरना होता ये है कि हम हो सकता है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दबाजी हो गई हो और हमने जल्दी निर्णय ले लिया हो, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। इनको पढ़ने से यहाँ ली गई जल्दबाजी पर रोक लग जाती है। ठीक है, तो आप पूरा पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ हो गया। देखो ये कुछ ये 25 से 28 तक है, हमने देख भी लिया था। धर्म मानना, आचरण करना, प्रचार कर सकते हैं। व्यक्ति को मिले अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी तरह धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है, प्रचार कर सकता है। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने की बात करता है, ये धार्मिक संप्रदाय की बात हो रही है। 27 जो है विशेष धर्म हेतु कर नहीं लगाया जा सकता, टैक्स की बात करता है, नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 20 धार्मिक शिक्षा संदर्भ में मतलब शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती, नहीं दी सकती, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना, ये हो गया। आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34, ठीक है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 33 क्या हुआ, संसद के अधिकार है कि वे सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया संगठन आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकार को सीमित या संशोधित कर सकती है। होता है ना कि मौलिक अधिकार को आप सीमित नहीं कर सकते, तो आर्टिकल 33 क्या है, सीमित कर सकते हैं इनके। ठीक है, इनके अधिकारों को सीमित कर सकते हैं। ठीक है ना, ये डिसिप्लिन के लिए है। ठीक है ना, मार्शल लॉ, आर्टिकल 34 मार्शल लॉ। मान लिया जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तो उसमें क्या करते हैं, तब संसद कानून बनाकर उस क्षेत्र की व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए कार्यों को वैधता क्षतिपूर्ति दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब मार्शल लॉ जहाँ भी लागू होता है तो संसद कानून बना देगी, उस क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यों को वैधता दे देती है कि आप जो भी कर रहे हो वो ठीक है, क्षतिपूर्ति दे सकती है। तो मार्शल लॉ, आर्टिकल 34 मार्शल लॉ और 33 जो है सशस्त्र बलों से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखना। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, इस पॉलिटी टेस्ट सीरीज में इस पॉलिटी सीरीज में इस पॉलिटी सीरीज में और भी आगे क्लास जारी रहेगी। इसमें पूरी पॉलिटी जो आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, यही पॉलिटी क्लास जो है, ये पॉलिटी सीरीज पीसीएस प्रीलिम 2026 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम देखेंगे 20 के लगभग जो है पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। हम 20 कोशिश करने ठीक हो जाए, और नेट 18 का हमारा टारगेट है। ठीक है, नेट 18 तो ठीक होंगे, और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप देखना 18 क्वेश्चन आपको, 18 से 20 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।